नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 5। हम लोग इस सब्जेक्ट में पीछे कुछ वर्कशीट से संसाधन की बात कर रहे हैं। संसाधन में हमने जाना कि कौन कौन से संसाधन होते हैं, कैसे वो प्रदूषित होते हैं और फिर उन संसाधनों का महत्व क्या है, वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। अब है हमें जानना है संसाधन मतलब संसाधनों का संरक्षण के बारे में। आज हमें पढ़ना है कि संरक्षण मतलब बचाव होता है, तो संसाधनों का बचाव हम कैसे करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 एवं 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। मतलब संसाधन क्या है और उनका उपयोग क्या है, इस विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मतलब कि जो संसाधन हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनका संरक्षण कैसे करेंगे। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है, अब इसको हम समझते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। चूंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, जिसको कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास। सतत विकास आपके संसाधन संरक्षण से जुड़ा हुआ शब्द है। हम किसी भी संसाधन का उपयोग अपने भावी पीढ़ियों को सोचकर कि उनके लिए भी यह संसाधन बचा रहे, इस ढंग से करना है। इसी को सतत विकास कहते हैं। हम जिस चीज का भी उपयोग करें उसको ऐसा ना करें कि वह तुरंत समाप्त हो जाए और फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना मिल सकें। तो इसलिए हमें जो भी संसाधन है उन सारे संसाधनों का संरक्षण करना होगा, बचाव करना होगा और इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब सबसे पहले आता है बात भूमि संसाधन का। भूमि संसाधन का संरक्षण, इसका संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो भूमि संरक्षण के लिए सबसे पहले हम वनारोपण करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करेंगे, अतिचारण पर रोक लगाएंगे। इत्यादि कई तरीके हैं जिससे कि भूमि संरक्षण को रोका जा सकता है। अब होता क्या है कि भूमि संरक्षण में भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि उसकी उपजाऊ क्षमता घट जाती है। ठीक, तो वनारोपण करने से क्या होता है कि वन की जो पत्तियां हैं, वन की लकड़ियां हैं, वो भूमि पर पड़ती हैं और नीचे सड़ गलकर ह्यूमस बनाती हैं। और ह्यूमस किसी भी भूमि को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें रहती हैं, बहुत सारे कार्बनिक तत्व रहते हैं और बहुत से वैसे पोषक तत्व होते हैं जो पदार्थों को चाहिए। तो ये कैसे होता है, तो पत्तों के सड़ने गलने से। पत्ते कहाँ से आएंगे, तो वनों से आएंगे। इसलिए वनारोपण बहुत जरूरी है। भूमि संरक्षण करना है तो आपको वनारोपण करना होगा। दूसरा है रासायनिक कीटनाशकों के कम प्रयोग से। अब रासायनिक कीटनाशक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं और दूसरा रासायनिक कीटनाशक होते हैं। तो किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा होती है रासायनिक कीटनाशक की, क्योंकि यह बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और इसे ले जाकर सीधे खेत में डाल दिया जाता है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होता है। आगे आने वाले समय में वो मिट्टी जहरीली हो जाती है, उसमें जो फसल तैयार किया जाता है उसमें पेस्टिसाइड्स होता है, जहर होता है उसमें, और वह जहर धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करता है, खत्म करता है। तो इसके जगह पर हमें प्राकृतिक कीटनाशकों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि नीम के पत्तियों से कीटनाशक बनाना, गाय के मूत्र से कीटनाशक बनाना। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि हम कीटनाशक, प्राकृतिक कीटनाशक बना सकते हैं और उससे भूमि को कोई हानि नहीं होती है, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है और हमारे लिए भी वो अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। तो दो उपाय हो गया, पहला वनारोपण क्यों करेंगे और रासायनिक कीटनाशक से हमें क्या दिक्कत है। तीसरा, उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करना। यहाँ रासायनिक शब्द होना चाहिए, क्योंकि उर्वरक तो प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे कि कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, यह प्राकृतिक खाद होता है। तो उसको खेत में डालने से खेत की को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उसकी मिट्टी में, उसके मिट्टी के उपजाऊपन में कोई ह्रास नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही रासायनिक
उर्वरक का प्रयोग करेंगे। रासायनिक उर्वरक में आता है यूरिया, फास्फेट, पोटेशियम, जिंक, ये सब रासायनिक उर्वरक आते हैं। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक होने से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है और साल दर साल यह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की आवश्यकता होने लगती है। इस साल अगर हमने 50 kg रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया तो दूसरे साल उतना ही फसल प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि हमको 52 kg उर्वरक डालना पड़े, तीसरे साल 54 kg डालना पड़े। तो इस तरह से यह मिट्टी की क्षमता को घटाता है और इसका उपयोग कम करके हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। अतिचारण पर रोक। अतिचारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा चराई। पशुओं से बहुत ज़्यादा चराई होने पर भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि उनके पत्ते गिरना बंद हो जाते हैं और पत्ते नहीं गिरेंगे तो ह्यूमस नहीं बनेगा और ह्यूमस नहीं बनेगा तो पौधों का विकास नहीं होगा, पौधों को पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा। इसलिए अतिचारण मतलब कि बहुत ज़्यादा चराई भी नहीं करनी चाहिए, पशुओं से भी पौधों को बचाना चाहिए। उसके बाद है मृदा संरक्षण। ये तो भूमि संरक्षण हो गया। अब मिट्टी का संरक्षण। भूमि संरक्षण मतलब भूमि के ऊपर में जो छोटी परत होती है उपजाऊ मिट्टी, उसके संरक्षण की बात होगी। अब हो रही मृदा संरक्षण मतलब पूरे मिट्टी की बात। यहाँ मिट्टी कटकर बह जाती है, मिट्टी ढह जाती है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जाती है, तो इस सब चीज़ के लिए तो इसके लिए भी सबसे पहले वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और यह मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ से भी मिट्टी कटाव बहुत ज़्यादा होता है। मिट्टी अपर्दन, आपने नाम सुना होगा अपर्दन। नदियाँ अपर्दन करती हैं मतलब अपने किनारे के मिट्टियों को काट करके दूसरे जगह अपने डेल्टाई क्षेत्रों में ले जाकर फैला देती हैं। तो इस तरह बाढ़ से भी मिट्टी का मृदा का कटाव होता है। अतिचारण पर रोक। अतिचारण होगा तो पौधे नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें नहीं रहेंगी, जब जड़ें नहीं रहेंगी तो मिट्टी को बांधेगा कौन? तब बारिश के समय में क्या होगा कि ये मिट्टियाँ बह जाती हैं, ऊपर से सारी मिट्टियाँ बह जाती हैं, हर साल दर साल बहती रहती हैं, जिससे कि मृदा संरक्षण मृदा जो है वह कटकर चली जाती है। दूसरा है सीढ़ीदार खेत बनाना। अगर आप पहाड़ी जगह पर हैं और ऊपर की मिट्टी यहाँ है, फिर उसके बाद नीचे ऐसे, अगर हम इसको ऐसा खेत बनाएंगे तो यहाँ से जब पानी की धारा चलेगी तो सारी मिट्टी को बहा करके इधर लाके जमा कर देगी। तो इसके लिए उपाय बना जाता है कि सीढ़ीदार खेत का निर्माण किया जाता है। सीढ़ीदार खेत से क्या होता है कि यहाँ का पानी इतना दूर तक इस खेत में रोके रहे, फिर यहाँ का पानी इतने दूर तक समतल करके रोके रहे, फिर इसका पानी इतने दूर तक रोके रहे। लगातार पानी का बहाव नहीं हो पाता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव रुकता है और मृदा का बचाव होता है। तो सीढ़ीदार खेत बनाना मृदा संरक्षण का बहुत ही अच्छा उपाय होता है। ये पहाड़ी इलाकों में इस तरह की खेती होती है, आपने देखा होगा सीढ़ी जैसा खेत होता है। नेक्स्ट है सस्यावर्तन मतलब विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना है, जिसको कि हम लोग फसल चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसल चक्र। फसल चक्र से क्या होता है कि मिट्टी के एक ही तरह का पोषक तत्व का समाप्ति नहीं होता है, अलग अलग तरह के पोषक तत्व उसमें मिलते जाते हैं। अगर आप दो फसलों के बीच एक दलहनी फसल को लगाते हैं तो उससे राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो इस तरह से जब आप धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल लगाने के बाद एक बार आप मटर का फसल लगाइए, उसमें मटर का फसल लगाने के बाद दूसरे साल फिर धान का लगाइए, तीसरे साल फिर उसमें मटर की जगह गेहूं का फसल लगाइए। तो इस तरह से फसल चक्र मतलब फसलों को बारी बारी से बोने से मृदा का संरक्षण होता है। उसके बाद है जल संरक्षण का नियम। जल संरक्षण क्या होता है? जल संसाधन का संरक्षण। अशोधित वाहित मल मतलब कि जो नालियों में बहता हुआ पानी है और डायरेक्ट नदी में गिर जाता है, ठीक, तो इसको रोकना होगा, इसको शोधन करना होगा, पहले इसका निस्तारण करना होगा, फिर नदी में गिराना होगा, जिससे कि नदियों का जल प्रदूषित ना हो। कृषि रसायनों का विसर्जन। खेत में रसायन डाला जाता है, मैंने आपको बताया कि कीटनाशक डाला जाता है, रासायनिक खाद डाला जाता है, इसका पानी नाले में आता है, नाले से नदी में जाता है, जिससे कि सारा का सारा पानी प्रदूषित होता है और जहरीला भी होता है। उसके बाद जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। और जो बड़ी बड़ी नालियां हैं इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ युक्त जल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। इसलिए इसको भी रोकना या फिर इसका उपचार करके डालना जरूरी है।
जल के अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है। अति उपयोग का मतलब आप देखते हैं कि जब हम लोग ब्रश करते हैं तो बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि बेसिन में नल को चालू कर देंगे और वो जब तक ब्रश करते रहेंगे तब तक नल से पानी गिरता रहेगा, यह अति उपयोग है। आपको नहाने के लिए मात्र 2 बाल्टी पानी ही चाहिए, आप पूरा नल खुला छोड़ दीजिए और नहाते रहिए, 10 बाल्टी पानी नीचे बहवाइए, ये अति उपयोग है। तो इस तरह से अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है, तभी जल संरक्षण हम कर पाएंगे। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर मात्र 1% जल ही ऐसा है जो मनुष्य के पीने लायक है, बाकी 99% जल ऐसा है जिसको हम नहीं पी सकते हैं। तो इसी 1% जल में हमको बचा के रखना है। प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, वनों के विनाश मतलब अगर वन कट जाएंगे, मृदा अपरदन मिट्टी कटकर बह जाएगी, वनों की आग, वन अगर में आग लग गया, भूस्खलन मतलब पहाड़ ढह गया, कहीं भूमि बह गई, से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि इससे प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो जाती है, जंगल समाप्त हो जाते हैं तो जंगली जीव भी समाप्त हो जाते हैं। इन्हें रोकना अति आवश्यक है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना आवश्यक है। वन्य प्राणियों के शिकार को अगर हम रोकेंगे तो होगा क्या कि अगर आप शेर को मार देंगे तो जंगल में कोई शेर बचेगा ही नहीं, तब शाकाहारी प्रवृत्ति के जंतुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, वो जंगली पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा चर जाएंगे जिसमें कि जंगल खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए कुछ जीवों को भी इस धरती पर भेजा गया है, तो अगर हम उन जीवों को मार देंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक आवश्यक है। खनिज संसाधनों का संरक्षण, इसके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना एवं इन्हें बर्बाद होने से रोकना जरूरी है। आजकल थोड़ी दूर पर भी बाजार होने पर लोग बाइक लेकर जाते हैं, कार वाले कार लेकर जाते हैं, तो ये क्या है, ये पेट्रोलियम पदार्थ की बर्बादी है। आपके पास पैसा है लेकिन आप एक समय ऐसा आएगा कि पैसों से आप पेट्रोल नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि रहेगा ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। अगर प्रतिदिन आपको ऑफिस जाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कार से जाने की, आप मेट्रो से जा सकते हैं, आप सार्वजनिक बस से जा सकते हैं। कार से जाएंगे तो ज़्यादा तेल लगेगा, तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम जो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, एलपीजी गैस का उपयोग कम करके हमें सोलर कुकर और फिर बिजली से चलने वाले यंत्रों का, बिजली से चलने वाले चूल्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संसाधन संरक्षण के बारे में कुछ बातें जानी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। तो उसका उत्तर है, घर में जल को संरक्षित करने के लिए हमें घर के अपशिष्ट जल को पुनः मिट्टी में ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि घर के बाहर कोई सोख्ता बना दीजिए। सोख्ता ऐसा होता है कि जमीन में एक पाइप धंसा देते हैं और यह जमीन के पानी के लेयर तक जाता है और इसमें छेद बना रहता है पानी में। अब इसमें बड़ा बड़ा ईंट का टुकड़ा डाल देते हैं और घर की जो नालियां हैं उसके पानी को इसमें डालते हैं, छतों से जो पानी आते हैं उसके पानी को इसमें डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि यह सूख कर पुनः धरती के अंदर चला जाता है, तो इससे जल संरक्षण होता है। तो इसी को सोख्ता बोलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए कि जब बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा वर्षा पड़े तो यह वर्षा पुनः धरती के अंदर चला जाए। तो इस तरह का सिस्टम घर में लगाना चाहिए, जिससे कि जल संरक्षण होगा, जल का बचाव होगा। प्रश्न 2 है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला पहला खनिज पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कोयला। कोयला के संरक्षण के लिए हमें गैस आधारित चूल्हा रखना चाहिए या फिर बिजली से चलने वाले चूल्हा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस के संरक्षण के लिए जहां तक उपयोग हो सके हमें विद्युत ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की बहुत ही अच्छी वर्कशीट संसाधन संरक्षण, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।